मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में अधिकार की अवधारणा में हम सिद्धांत पढ़ेंगे। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में अधिकार की परिभाषा और उसके लक्षण पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा था कि अधिकार कुछ कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता की युक्ति युक्त मांग है, या हम कहें कि अधिकार वो बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के अधिकतम विकास के लिए आवश्यक है, और इनकी जो उपलब्धि है वो राज्य द्वारा होती है और उन्हीं के द्वारा उसे संरक्षण भी मिलता है। इसी के साथ साथ हमने अधिकार के लक्षण या तत्व भी पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अधिकार एक स्वार्थ रहित मांग है, ये सामाजिक हित में है, ये समाज की दृष्टि से उचित होनी चाहिए, इसको राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है, तभी इनका कोई दुरुपयोग नहीं कर पाता और इनकी सुरक्षा हो पाती है। ये सर्वव्यापक है, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव अधिकार के माध्यम से नहीं होता, इसका कल्याणकारी स्वरूप है। और अधिकार तभी अच्छी तरह काम करते हैं जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भी पूरा करता है, यानी दोनों में घनिष्ठ संबंध है। इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था अधिकार संबंधी सिद्धांतों को, जिसमें हमने 2 सिद्धांत पढ़े थे। एक है प्राकृतिक सिद्धांत, जिसमें ये कहा गया था कि प्रकृति से व्यक्ति को अधिकार मिले हैं जो सामाजिक स्थितियां और राजनीतिक स्थितियों से पूर्व के हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। हम लोगों ने देखा था कि जैसे रूसो कहते हैं कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, या टॉमस पेन ने प्राकृतिक अधिकारों की एक तरह से समर्थन किया था, लेकिन वास्तव में प्राकृतिक स्थिति में कोई प्राकृतिक अधिकार जैसी कल्पना हम नहीं कर सकते, अधिकार जैसी कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि बिना राज्य के अधिकार का संरक्षण संभव नहीं है। और अगर हम इसको मान भी लें तो ये उग्र व्यक्तिवाद की तरफ ले जाएगा। उस समय समाज और राज्य को विरोधी माना जाता था, क्योंकि राज्य जो है वो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करता है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। राज्य में ही व्यक्ति के अधिकारों का महत्व है। दूसरा सिद्धांत हमने इसमें पढ़ा था विधिक या कानूनी सिद्धांत, यानी कानून या विधि जो स्थितियां प्रदान करती है वही अधिकार है, और जो स्थितियां वो स्वीकार नहीं करती उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, वो अधिकार के रूप में नहीं आती। यही बात जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार पर भी लागू होती है कि उसे किस सीमा तक कानून स्वीकार करता है। इसके प्रमुख जो विचारक हैं या समर्थक हैं वो थे हॉब्स और ऑस्टिन, लेकिन इसको भी पूर्ण नहीं माना गया क्योंकि ये निरंकुशता का पोषक है, नैतिक पहलू की उपेक्षा करता है और निरंकुशता के साथ साथ विधि जो है वो अधिकारों का स्रोत भी नहीं है। आज हम लोग देखेंगे अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले जो विचारक हैं उनका मानना है कि जो अधिकार हैं वो वास्तव में प्राचीन काल से प्रचलित प्रथाएं और परंपराएं हैं जो कालांतर में अधिकार का रूप ले लेती हैं। इनके पीछे राज्य की शक्ति होती है और उसी के आधार पर इन्हें संरक्षण मिलता है। जैसा कि रिची का मानना है, प्राय ये देखने में आता है कि लोग जिन अधिकारों को आवश्यक मानते हैं वे ऐसे अधिकार होते हैं जिनका लोग उपभोग करते रहते हैं अथवा जो परंपरागत होते हैं। एक और विचारक प्रोफेसर सुमनर का मानना है अधिकार और कुछ नहीं, केवल रीति रिवाजों की उपज है। तो इस तरह से जो ऐतिहासिक सिद्धांत है वो प्राचीन काल से जो पुरानी परंपराएं और रूढ़ियाँ चली आ रही हैं उन्हीं के आधार पर अधिकारों को मानते हैं, वही अधिकारों में कन्वर्ट हो जाती हैं और राज्य उनको संरक्षण देने लगता है। परंतु इसकी भी आलोचना की जाती है। आलोचकों का मानना है कि सभी अधिकार रीति रिवाजों से नहीं बने हैं, यानी बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो रीति रिवाजों को खत्म करते हैं। जैसे हॉकिंग्स के अनुसार दास प्रथा किसी समय कानून पर आधारित थी, लेकिन उसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता, या बाल विवाह
लंबे समय तक चलती रही, प्रथा के रूप में, रूढ़ी के रूप में कन्या हत्या चलती रही, तो उसको हम अधिकार नहीं मान सकते, वो अधिकार नहीं बन सकते कभी भी। दूसरा आता है, दूसरी आलोचना आती है, नए अधिकारों की सृष्टि असंभव है। अगर हम इस सिद्धांत को मान लें कि रीति रिवाजों पर ही केवल अधिकार आधारित है, तो नए अधिकार कभी नहीं बनेंगे। क्योंकि जैसे हम देखें कि श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार, ये नया अधिकार है। इसको अगर हम प्राचीन अवस्था के तौर पर देखें या रीति के तौर पर देखें, तो हम पाएंगे कि श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से केवल रूढ़ियों पर अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। तीसरी जो आलोचना की गई वो है, सुधार की संभावना खत्म हो जाती है यदि हम ये मान लें कि अधिकार रीतियों से या परंपराओं से जन्म लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं है। जैसा अभी हमने पीछे भी उदाहरण लिया था कि बाल विवाह जो रीति रिवाज से चला आ रहा था, या महिलाओं के साथ अत्याचार, या जातिगत भेदभाव, या वर्गगत भेदभाव जो लगातार लंबे समय से प्रथाओं से चलता आ रहा है, यदि हम उसे इस आधार पर मान लें कि वो अधिकार है, तो हम कभी भी इन बुराइयों को दूर नहीं कर पाते। जैसा कि हॉकिंग्स कहते हैं, यह कहना कि परंपरा अथवा रूढ़ी हमेशा सही होती है उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना यह कहना कि कानून किसी चीज को उचित बना सकता है। तो इस तरह से ऐतिहासिक सिद्धांत बहुत ज़्यादा सही नहीं माना गया। रीति रिवाजों का प्रभाव अवश्य होता है, इतिहास की छाप भी अवश्य होती है, लेकिन संपूर्ण रीति रिवाज या संपूर्ण इतिहास से अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं माना जा सकता। अब हम आते हैं अगले सिद्धांत पर। अगला जो सिद्धांत है अधिकारों का, वो है अधिकारों का सामाजिक कल्याण सिद्धांत, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स। इस सिद्धांत के अनुसार समाज से अधिकार आते हैं और ये सामाजिक कल्याण की दशाएं हैं। अधिकार का उपयोग या अधिकारों का आधार लोक कल्याण है या उसकी उपयोगिता है। यानी उपयोगिता से क्या अर्थ है यहाँ पर? उपयोगिता से अर्थ है सामाजिक उपयोगिता। अधिकारों की सृष्टि संपूर्ण समाज की भलाई के आधार पर होती है। इसके प्रमुख जो विचारक हैं उसमें ब्रिटिश उपयोगितावादी बेंथम और मिल, अमेरिकी विधिवेत्ता डीन, बाउंड और चैफी, ये प्रमुख हैं। इनके अनुसार अधिकारों का मापदंड अधिकाधिक लोगों का अधिकाधिक सुख है। लास्की ने भी अधिकारों की परख में उपयोगिता को बहुत महत्व दिया है। लास्की कहते हैं, मेरे अधिकार मुझे प्रदान की गई कुछ शक्तियां हैं ताकि मैं दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर सार्वजनिक हित प्राप्ति का प्रयत्न करूं। लास्की लिखते हैं कि लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है जिससे मेरा कल्याण घनिष्ठ तथा अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस सिद्धांत को भी पूर्ण नहीं माना जाता। इसकी भी आलोचनाएं की जाती हैं। सबसे पहली आलोचना है कि लोक कल्याण का अर्थ अस्पष्ट है, अनिश्चित है। लोकहित किसे कहा जाए? सामाजिक उपयोगिता और लोक कल्याण जैसे शब्दों की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। और अगर हम बेंथम के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करें, तो सुख को परिभाषित करना भी बहुत आसान नहीं है। दूसरा आता है व्यक्तिगत हित की उपेक्षा करती है। जब हम सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित में संघर्ष की बात करेंगे, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सामाजिक कल्याण नहीं हो सकता। व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करके प्राप्त हुआ सामाजिक हित निरर्थक होता है। यह कहना कि व्यक्ति का अधिकार समाज के हितार्थ छोड़ा जा सकता है बहुत उचित नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि समाज के हित के लिए व्यक्ति के जीवन का बलिदान करना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी सामाजिक कल्याण अधिकार की एक अच्छी कसौटी है। अब आते हैं पांचवें सिद्धांत पर। यह है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, आइडियलिस्टिक थ्योरी राइट
ऑफ राइट्स। इस सिद्धांत को कभी कभी व्यक्तिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि व्यक्ति का एक अधिकार प्रथम और अंतिम है, जिसे व्यक्तित्व का अधिकार कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का जो आदर्श है जीवन में, वो है अपने व्यक्तित्व का विकास करना, और इसे प्राप्त करने के लिए उसे अधिकार मिलते हैं। इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि आंतरिक विकास के लिए कुछ आवश्यक बाह्य दशाएं चाहिए, और अधिकारों के बिना किसी व्यक्ति का समुचित और पूर्ण विकास नहीं हो सकता। टी.एच. ग्रीन जैसे विचारक कहते हैं, अधिकार का अर्थ उन शक्तियों से है जो एक नैतिक प्रणाली के रूप में अपना पूर्णत्व प्राप्त करने के निमित्त मनुष्य के लिए आवश्यक है। चूंकि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का आधार एक आदर्श व्यक्तित्व के विकास की प्राप्ति माना गया, अतः इसे आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है। आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत की विशेषताएं अगर हम देखें तो सबसे पहली विशेषता आती है, अधिकार व्यक्ति की एक मांग है। दूसरी आती है, इस मांग का उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। तीसरी जो विशेषता हमारे सामने आती है वो है, व्यक्ति की प्रत्येक मांग अधिकार नहीं हो सकती। केवल वही मांग अधिकार बन सकती है जो नैतिक हो और जो किसी अन्य आत्मोन्नति में बाधक ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी आदर्शवादी विचारक या आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत ये मान के चलता है कि व्यक्ति की हर किसी उटपटांग मांग को हम अधिकार नहीं कह सकते। वो तभी अधिकार के रूप में कन्वर्ट होगी जब वो किसी दूसरे के विकास में बाधक ना बने और जो नैतिक हो। हर किसी अनैतिक मांग को या केवल स्वयं के हित की मांग को अधिकार में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। चौथी बात आती है, वो मांग जो समाज द्वारा स्वीकृत हो तभी अधिकार बनती है। पांचवी बात आती है, व्यक्ति का कल्याण और समाज का कल्याण परस्पर विरोधी नहीं है बल्कि एक है। यानी व्यक्तिगत कल्याण करना चाहता है व्यक्ति तो समाज का कल्याण भी होना चाहिए, और समाज का कल्याण होने पर व्यक्ति का विकास भी होना चाहिए। इनमें कोई विरोध नहीं है। यदि ऐसी बात है तो वो अधिकार के रूप में परिणित होगी। और छठी बात कही गई, अधिकार में साथ में कर्तव्य भी निहित है। यानी अधिकार अकेले नहीं है। अगर हम कुछ अधिकारों की मांग करते हैं तो उसके साथ हमें समाज और राज्य के लिए कुछ कर्तव्यों का निर्वाह भी आवश्यक तौर पर करना होगा, तभी हम अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अधिकारों की एक विस्तृत धारणा आदर्शवादी सिद्धांत को मानने वाले विचारकों ने दी। लेकिन इसकी भी आलोचना की गई और ये कहा गया कि ये बहुत आसान नहीं है जानना कि कौन सा अधिकार मनुष्य के आत्मविकास के लिए आवश्यक है और कौन सा नहीं है। ये भी बहुत मुश्किल चीज़ है कि सामाजिक और व्यक्तिगत हित में अगर अंतर्विरोध उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में समाधान कैसे होगा और कौन करेगा। फिर भी ये सिद्धांत अधिकारों के विषय में एक सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। अधिकारों की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा देता है जो सामाजिक दशाओं से संबंधित है, इसलिए इसे एक अच्छे सिद्धांत के रूप में माना जाता है और इसके कुछ गुण भी देखे जाते हैं। इसमें केवल एक अधिकार तक ही सीमित नहीं माना गया बल्कि अधिकारों को सीमित किया गया और अधिकारों का एक मापदंड दिया गया, यानी उन्हें नैतिक होना चाहिए और सामाजिक हित के विपरीत नहीं होना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत हित को महत्व दिया गया लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक हित को भी महत्व दिया गया। अब आते हैं हम छठे सिद्धांत की तरफ और ये छठा सिद्धांत है अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया कार्ल मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन ने। इस सिद्धांत में यह माना गया कि किसी भी समाज में अधिकारों का स्वरूप और चरित्र
उस समाज की आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर है। मार्क्सवाद के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता की अनुपस्थिति में कार्य नहीं कर सकती। अगर कुछ थोड़े से पूंजीपतियों की तानाशाही है तो वह अधिकारों की कल्पना मात्र होगी, वास्तव में अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि जिसके पास आर्थिक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति का उपयोग वही करता है। तो इस तरह से मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारधारा अधिकारों के आर्थिक आधार पर बल देती है। उनके अनुसार स्वतंत्रता पूर्ण आर्थिक एवं भौतिक सुरक्षा में ही संभव है। आर्थिक लक्ष्य की उपलब्धि और सुरक्षा केवल साम्यवादी राज्य द्वारा ही संभव हो सकती है। साम्यवाद के अनुसार अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे नहीं है, बल्कि समाजवादी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के प्रतिफल है। मार्क्सवादी और साम्यवादी व्यवस्था में अधिकारों के विभिन्न आधार हैं। पहला आधार है समाजवादी आधार। समाजवादी आधार के अनुसार नागरिक अधिकारों का आधार आर्थिक व्यक्तिवाद ना हो करके समाजवादी व्यवस्था है, जो नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जिसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरा है आर्थिक आधार। आर्थिक रूप से स्वतंत्र जब तक व्यक्ति नहीं होगा, नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। तीसरा है सर्वहारा हित आधार। मार्क्सवाद और साम्यवाद ऐसे नागरिक अधिकारों को मान्यता नहीं देते जो सर्वहारा वर्ग के हित और समाजवादी व्यवस्था के विरुद्ध हों। वो मानते हैं कि भाषण, समाचार पत्र, संगठन संबंधित नागरिक स्वतंत्रताओं का उपयोग समाजवादी व्यवस्थाओं के अनुरूप होना चाहिए। राज्य का आधार देते हैं। मार्क्सवादी व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारों की कल्पना राज्य के साथ की गई है, यानी अधिकार राज्य के हस्तक्षेप पर निर्भर करते हैं। और पांचवी बात ये कहते हैं कर्तव्य के आधार पर अधिकारों का स्वरूप। मार्क्सवादी और साम्यवादी देशों में कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं और उनका मानना है कि अधिकारों का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के हितों की रक्षा और समाजवादी व्यवस्था को बल देने पर निर्भर करती है। तो इस तरह से हमने ये 6 प्रकार के अधिकारों की अवधारणा को देखा, जिसमें सबसे अच्छी अवधारणा अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत को माना जाता है, जिसमें अधिकार व्यक्ति की मांग है लेकिन कर्तव्यों के साथ जुड़ी है, जिसमें अधिकार असीमित नहीं है बल्कि अधिकार जो है वो कर्तव्य से जुड़े हुए हैं, सीमित है। उचित इसका एक आधार है जो नैतिकता है, जो सामाजिक हित है। व्यक्तिगत हित को महत्व दिया गया है लेकिन सामाजिक हित भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस तरह से जो अधिकारों की अवधारणा है उसके बारे में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अधिकारों का वर्गीकरण।